हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राम सिंह और स्वागत है आपका IQ गुरु टीचिंग एग्जाम्स में। तो कैसे आप सभी, आई होप आप शानदार होंगे और आपकी तैयारी जो है बिल्कुल शानदार तरीके से चल रही होगी। इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी ग्रुप डी स्टेनोग्राफर के लिए जीएस का प्रैक्टिस सेशन, जो कि जीएस आपको सुबह मिल रहा है और शाम को आपको हिंदी का प्रैक्टिस सेट मिल रहा है। तो और भी सब्जेक्ट इसमें ऐड ऑन करेंगे हम, और नवंबर लास्ट तक हम लगभग आपको 25 से 30 प्रैक्टिस सेट डिस्कस करवाएंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके साथ साथ और आप अलग से भी कुछ प्रैक्टिस सेट अगर आप करते हैं तो मच बेटर होगा आपके सिलेक्शन के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सेशन की। 25 क्वेश्चन हैं जीएस के कंप्लीट, और इसमें आप अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा कितना आप इसको सही कर पा रहे हैं। दूसरी बात, साथ साथ में आप जो है एक पेपर और पेन लेके बैठें, जिससे कि आप कुछ इन्फॉर्मेशन है, मान लीजिए मैंने 25 क्वेश्चन बताया, 25 क्वेश्चन में इसके अलावा कुछ ऐसा मान लीजिए 1-2 क्वेश्चन मिल जाता है जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल है, तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए ना। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण सेशन की। भीमबेटका शैलाश्रय पूरा पाषाण काल का एक पुरातात्विक स्थल है। यह किस भारतीय राज्य में स्थित है? यानी कि भीमबेटका बेसिकली पूछा जा रहा है कि किस राज्य में स्थित है। तो आपको जानते हैं कि भीमबेटका जो है कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन बी करेक्ट है। देखिए, जो भीमबेटका शैलाश्रय है यह एक पूरा पाषाण काल का पुरातात्विक स्थल है। यह एमपी में स्थित है। इसकी खोज कब हुई थी? तो 1957 से 1958 में हुई थी, यानी कि 1957-58 के आसपास इसकी खोज हुई थी। ठीक है, और किसने खोज की थी? तो इसकी खोज की थी श्री विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने इसकी खोज की थी। अब बात कर लेते हैं भीमबेटका का जो क्षेत्र है, यह जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल ने अगस्त 1980 में क्या किया था, इसे राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया था। किसने? भोपाल सरकार ने सॉरी 1990 में जो है इसको राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया था, और जुलाई 2003 में इसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। तो किसको? भीमबेटका को। यहाँ से 2-3 बातें आपको निकल के आ रही हैं। इसकी खोज कब हुई थी? 1957-58 में। किसने किया था? श्री विष्णुधर वाकड़कर ने। और इस क्षेत्र को भोपाल सरकार ने 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया था। और 2003 में, कब? 2003, यदि आपसे पूछ ले यही सवाल कि भीमबेटका को कब जो है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था या फिर घोषित किया गया था, तो वो 2003 में किया गया था। आई होप आप इसको समझ पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। उस धार्मिक व्यक्ति का नाम बताइए जिन्होंने छत्रपति शिवाजी पर बहुत प्रभाव डाला। यानी कि वो कौन से संत हैं या फिर धार्मिक व्यक्ति हैं जिन्होंने छत्रपति शिवाजी पर बहुत अच्छा सा प्रभाव डाला था? संत तुकाराम, गुरु रामदास, मीराबाई या फिर गुरु नानक देव ने। तो जो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं उन पे जो है गुरु रामदास का प्रभाव था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब कौन था? पूछा जा रहा है आपसे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब कौन था? जाफर खान यानी जफर खान, सिराजुद्दौला, सरफराज खान या फिर सुजाउद्दौला। तो इसमें कौन सा है? तो जो बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब था वो था आपका सिराजुद्दौला। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। इसके साथ साथ क्या होता था कि यह बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद इस गद्दी पर बैठा था। तो इससे पहले कौन था? अलीवर्दी खां। और सिराजुद्दौला ने अपने ही दरबार में कई प्रतिद्वंदियों से घिरा हुआ था। यानी कि इसके दरबार में इसके कई दुश्मन थे, एक तरह से कह सकते हैं। और जिन्होंने क्या किया था कि प्लासी का जो युद्ध हुआ था, अंग्रेजों की सहायता की थी। कौन? इसके जो प्रतिद्वंदी थे, इसी के जो दुश्मन थे। ठीक है, और ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के जनरल रॉबर्ट क्लाइव के मध्य, यानी कि सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी और सिराजुद्दौला उसमें परास्त हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन, इंपॉर्टेंट है, किसने फ्री इंडियन लीजन नामक एक सेना बनाई थी? लाला हरदयाल, रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस या फिर बीडी सावरकर ने। तो फ्री इंडियन लीजन नामक जो सेना बनाई गई थी वह बनाई गई थी
सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बंगाल विभाजित कब हुआ था, यानी कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था। दो क्वेश्चन यहाँ से आप देखेंगे, बंगाल का विभाजन कब हुआ था और बंगाल का जो विभाजन हुआ था बंग यानी कि विभाजन रद्द कब हुआ था। तो देखिए, जो विभाजन हुआ था तो हुआ था 19 से 20 जुलाई 1905 को बंगाल सरकार के द्वारा, यानी कि औपनिवेशिक ब्रिटिश सरकार जो थी वहाँ पे विभाजन की घोषणा की गई थी। और 7 अगस्त कब, 7 अगस्त 1905 को 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता स्थित टाउन हॉल में एक जो है ऐतिहासिक बैठक हुआ, जिसके दौरान स्वदेशी आंदोलन की घोषणा, औपचारिक घोषणा की गई थी। स्वदेशी आंदोलन मतलब जब उस समय बंगाल का विभाजन के विरोध के लिए स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। और जो है बंगाल विभाजन लागू कब हुआ था, तो 16 अक्टूबर 1905 को। कब हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 को एग्जैक्ट डेट है। अब बात करें थोड़ा सा स्वदेशी आंदोलन की। स्वदेशी आंदोलन में क्या किया गया था कि जो स्वदेशी आंदोलन था इसमें विदेशी जो वस्तुएं थी इसका बहिष्कार किया गया था। और सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने अपने पत्र संजीवनी में 1905 में क्या किया था, प्रस्तुत किया था, किसका, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। अगले क्वेश्चन पे आते हैं सॉरी, भारत में वर्तमान में चीता जनसंख्या 2967 है। इसका निर्धारण 2021 में एक प्रक्रिया के तहत किया गया है, जिसे कहते हैं जनगणना, गणना, सुदूर संवेदन या फिर जनसांख्यिकी। इसको क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है जनगणना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। लेकिन ये क्या होता है, बाघों की जनगणना के लिए होता है। देखिए, बाघ जनगणना रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या 2967 थी, जो वैश्विक बाघों की आबादी का लगभग 70% है। और राष्ट्रीय बाघ गणना यानी कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA द्वारा वन विभागों संरक्षण यानी कि जो NGO हैं, भारतीय जीव संस्थान के साथ साझेदारी में प्रत्येक 4 वर्ष में की जाती है। यानी कि जो जनगणना होती है, बाघ जनगणना, प्रत्येक 4 वर्ष में की जाती है। और 2022 में ये प्रकाशित नई गणना के अनुसार बाघों की जो संख्या है वो कितने हो गई है, 3167 हो गई है। तो प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाएगा तो 3167 यानी कि 3167 बाघ वर्तमान में है। ये जो है 2018 का डेटा है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। 2021 की जनगणना होगी, कब होगी, कौन सी होगी, 15वीं, 16वीं, 14वीं या फिर 17वीं। तो 2021 की जो जनगणना होगी वह जनगणना होगी आपकी 16वीं। और वर्तमान में 2011 की जो जनगणना है वो 15वीं जनगणना है। अब बात कर लेते हैं कि जो 2011 में जनगणना हुई थी उसका जो थीम था, यानी कि क्या था उसका, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पश्चिमी तट का हिस्सा नहीं है, यानी पूछा जा रहा है कौन सा इसमें पश्चिमी तट का हिस्सा नहीं है। नाहवा सेवा, मार्मोगोवा, तूतीकोरिन या फिर कोची। इनमें से कौन सा पश्चिमी घाट पर नहीं है। ध्यान देना है, जब भी आप एग्जाम में बैठेंगे तो नहीं है और है इस पे विशेष ध्यान देंगे। क्योंकि क्या होता है कि यदि आप सिली मिस्टेक की वजह से 1 से 2 क्वेश्चन एरर हो जाता है और 1 से 2 क्वेश्चन आपको कई हजार स्टूडेंट से बाहर लेके जाएगा। विशेष ध्यान रखना है, जब आपको नहीं वाला क्वेश्चन पूछा जाए तब इसको सर्कल कर लीजिएंगे ऐसे, जिससे कि आपको क्लियरिटी हो सके। इसमें से पश्चिमी तट का हिस्सा कौन सा नहीं है, तो जो तूतीकोरिन है ये पश्चिमी तट का हिस्सा नहीं है। तो फिर पश्चिमी जो तूतीकोरिन है वह क्या है, ये तमिलनाडु में एक कृत्रिम बंदरगाह है और इसे 1974 में 10वां प्रमुख बंदरगाह घोषित किया गया था। और इसका जो नया नाम है बीओ चिदम्बरनार बंदरगाह हो गया है। और यह तमिलनाडु का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है, याद भी रखना इसको। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में क्या पर्यावरण प्रदूषण या जैव विविधता को हानि नहीं पहुंचाता है। परमाणु ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा, ताप विद्युत ऊर्जा या फिर जल विद्युत ऊर्जा। इनमें से कौन सा ऐसा ऊर्जा है, स्रोत है, सोर्स ऑफ एनर्जी है जो पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाता है, यानी पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है।
परमाणु ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा। तो इनमें क्या हो जाएगा आपका सोलर एनर्जी यानी कि सूर्य ऊर्जा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट होगा आपका। चलिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईपीए कब लागू हुआ था? 1984, 1986, 1988 या फिर 1990। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था कब? 1986 में। डेट क्या है? तो 23 मई 1986 को पारित किया गया। पारित, देखिए ध्यान रखना है कि अगर पूछ ले पारित कब हुआ था तो 23 मई 1986 को, और 19 नवंबर 1986 को ये क्या हुआ था, लागू हुआ था। यानी 86 में ही पारित, 86 में ही लागू हुआ था। इसमें 4 अध्याय और 26 धाराएं हैं। इसे पारित कराने का मुख्य जो उद्देश्य था वो संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में किए गए प्रयासों को भारत में विधि बनाकर लागू करना था। तो पारित कब हुआ था? आपको पारित हुआ 23 मई 1986। लागू कब हुआ था? 19 नवंबर 1986 को। याद रखना इसको। भारत के संविधान में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? अमेरिकी संविधान, रूसी संविधान, ब्रिटिश संविधान या फिर स्विस संविधान। यानी कि जो संसदीय प्रणाली है वह ली गई है कहाँ से? ब्रिटिश संविधान से। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। भारत की कौन सी संस्था भारतीय संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार रखती है? भारत के महान्यायवादी, भारत का राष्ट्रपति, भारत की संसद या फिर भारत का सर्वोच्च न्यायालय। तो ये हो जाएगा भारत का सर्वोच्च न्यायालय। इन्हीं के पास वो शक्ति है जो भारत के संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार इनके पास है। जैसे आप अगर पढ़ेंगे 1973 का केशवानंद भारती केस, उसमें आपको वहाँ से आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन से वर्ष में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? यानी कि भारत के संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हों वो किस वर्ष शामिल किया गया था? 1976, 1950, 1952 या फिर 1975। तो यह किया गया था कब? 1976 में। ए ऑप्शन करेक्ट है। संशोधन कौन सा है? तो 42वां संविधान संशोधन जो कि हुआ था 1976 में। समिति कौन सी थी? तो स्वर्ण सिंह समिति थी। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ही इसमें संशोधन किया गया और 4 क यानी कि भाग 4 क तथा अनुच्छेद 51 क को जोड़कर मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। इसे पूर्व सोवियत संघ से लिया गया, यानी कि जो मौलिक कर्तव्य हैं वो यूएसएसआर यानी कि पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। जब किसी कमरे के एक कोने से सेंट की बोतल खुली रखी जाती है तो इसकी गंध कमरे के सभी हिस्सों में महसूस होती है। यह घटना किस कारण से होती है? वाष्पीकरण, श्यानता, विसरण या फिर ऊर्ध्वपातन यानी कि इवेपोरेशन, विस्कोसिटी, डिफ्यूजन या फिर सब्लिमेशन। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है आपका विसरण, डिफ्यूजन होता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रासायनिक रूप से शुष्क बर्फ क्या है? ठोस जल है, ठोस ऑक्सीजन है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर ठोस नाइट्रोजन है। तो जो शुष्क बर्फ है वो क्या है? यह है आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। मानव आंख किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है अपने कार्निया पर, आइरिस पर, प्यूपिल पर या फिर रेटिना पर। तो जो मानव आंख है जो इसका प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस बैंक ने तात्कालिक ओवरड्राफ्ट सुविधा इंस्टा फ्लेक्सी कैश लॉन्च किया, जो कि तात्कालिक ओडी ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराता है? एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, केनरा बैंक या फिर एसबीआई बैंक। तो यह बैंक हो जाएगा आपका आईसीआईसीआई बैंक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा देश लगातार दूसरी बार भारत में प्रत्यक्ष विदेशी का सर्वोच्च स्रोत रहा है, एफडीआई का स्रोत रहा है? सिंगापुर, चीन, रूस या फिर श्रीलंका। जो सोर्स रहा है दूसरी बार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का, ये रहा है आपका सिंगापुर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट
प्रोटोकॉल नहीं है। इंटरनेट HTTP, FTP, STP या फिर IP, कौन सा जो है एक इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है? तो यह है STP, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं कुछ का फुल फॉर्म। जैसे HTTP का है तो इसका होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP का होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, IP का होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल और STP का होता है स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। याद रखना इसको। कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी परिवर्तित नहीं की जा सकती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। रैम, रोम, सेकेंडरी मेमोरी या फिर द्वितीयक मेमोरी। इसमें से बताना है आपको कौन सा जो ऐसी मेमोरी है जिसको आप परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका B और C, यानी कि रोम और C यानी सेकेंडरी मेमोरी। ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो जाएगा। देखिए कंप्यूटर में दो प्रकार की मेमोरी होती हैं। एक होती है वोलेटाइल मेमोरी। इस प्रकार की जो मेमोरी होती है वह डेटा को क्या कर सकता है? परिवर्तित कर सकता है। अर्थात कंप्यूटर का पावर बंद किया जाता है तो सभी डेटा हमेशा के लिए हट जाता है। और इसका एग्जाम्पल क्या है? रैम इसका एक प्रमुख उदाहरण है। एक होता है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। इस प्रकार की जो मेमोरी होती है वह डेटा को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। अर्थात जब कंप्यूटर का पावर बंद किया जाता है तो डेटा अस्थायी रूप से सुरक्षित रहता है। जैसे एग्जाम्पल में अगर रोम हो जाएगा, सेकेंडरी मेमोरी हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर D करेक्ट है इसका। चमड़े के कार्य के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? आगरा, मेरठ, झांसी या फिर मथुरा। तो चमड़े के काम के लिए जो प्रसिद्ध है वो है आपका आगरा। ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोमती नदी के तट पर स्थित नहीं है? पूछा जा रहा है नहीं है कहाँ पे? गोमती नदी के तट पर स्थित कौन सा शहर नहीं है? लखनऊ, लखीमपुर खीरी, अयोध्या या फिर जौनपुर। आइए देख लेते हैं। लखनऊ जो है गोमती नदी किनारे स्थित है, तो नहीं होगा आंसर आपका। जौनपुर भी गोमती नदी किनारे स्थित है, तो ये भी आपका आंसर नहीं है। लखीमपुर खीरी भी आपका गोमती नदी किनारे स्थित है, ये भी आपका ऑप्शन नहीं है। जो अयोध्या है वह है कहाँ पे? सरयू नदी किनारे है। सरयू नदी किनारे कौन सा है? अयोध्या है। तो आप इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा C अयोध्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। मई 2024 में दुनिया का पहला 6G डिवाइस किस देश ने लॉन्च किया है? रूस, इंडोनेशिया, जापान या फिर ऑस्ट्रेलिया ने। तो मई 2024 में दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च करने वाला जो देश है वो हो जाएगा आपका जापान। C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 2024 में सिंगापुर के चौथे PM यानी प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? लॉरेंस वोंग, मिखाइल मिशुस्तिन, जेरेमिया मोनेले या फिर लुइस मोंटेनेग्रो। तो कौन लिया है शपथ? ये लिया है लॉरेंस वोंग ने। ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। 2024 में चौथे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का। 25 जून से 27 जून 2024 के बीच भारत में 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली में, बेंगलुरु में, कर्नाटक में या फिर तमिलनाडु में। यह आयोजित की गई है कहाँ पर? नई दिल्ली में। A ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए ये रहे इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन। आई होप आप इसको आप एंजॉय किए होंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।